इससे पहले वाले लेसन में हमने बात की थी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने लैंड रिवेन्यू का सिस्टम डेवलप किया, जिसको हमने परमानेंट सेटलमेंट कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लेके आया, जो कि एक लैंड रिवेन्यू, भूमि से कैसे अंग्रेज़ों को लगान मिले, चूँकि अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिल चुकी थी, साथ साथ वो और सारे क्षेत्र जीत रहे थे। तो अब चूँकि वो शासक थे तो लोगों से वो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, और उस रिवेन्यू का कलेक्ट करके वो अपनी सेना मजबूत कर रहे थे। साथ साथ जो भी, चूँकि वो एक व्यापारी कंपनी थे, तो उससे उससे जो उनको पैसे मिलते थे, जो टैक्सेस मिलते थे, उसका यूज़ करके वो इंडिया में गुड्स खरीदते थे और उनको ले जाकर विदेशों में या यूरोपियन मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, हमने बात की थी कि कैसे जमींदार जो हैं वो रिलक्टेंट थे, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। साथ साथ चूँकि परमानेंट सेटलमेंट में जो रिवेन्यू अमाउंट था वो फिक्स था 10 साल 20 साल के लिए। तो जब प्राइसेस बढ़ी, ज़्यादा लोग ज़्यादा रिवेन्यू या लैंड टैक्स देने को सक्षम हुए, तो वो जो अमाउंट है वो अंग्रेज़ों तक नहीं पहुंच पा रहा था, ज़्यादातर जमींदार ही खुद रख ले रहे थे। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम थे। तो इन प्रॉब्लम से निपटने के अंग्रेज़ों ने दो नए सिस्टम लेकर आए। उसमें पहला था महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, इसका डेवलपमेंट किया था महालवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, यानी कि आज का उत्तर प्रदेश का एरिया, उस टाइम बंगाल प्रोविंस में आता था। तो वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी हॉल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम लैंड रिवेन्यू का या ज़मीन से लगान कलेक्ट करने का एक नया सिस्टम डेवलप किया, जिसको महालवाड़ी कहते हैं, और ये इफेक्ट में आया 1822 में। उन्होंने क्या सोचा कि चूँकि इंडिया जो है उस टाइम और आज के टाइम भी हमेशा से गाँव का देश रहा है, तो जो गाँव हैं वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और अगर गाँव का डेवलपमेंट होता रहेगा, गाँव की स्थिति अच्छी रहेगी, तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगान मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर खेती करने वाले लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। और अगर खेती होगी, किसानी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, लोग पैसे कमाएंगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने को सक्षम होंगे। तो उस कारण से, और प्लस परमानेंट शेड्यूल में कई सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, जमींदार जो है उतना कॉपरेट नहीं कर रहे थे, या जमींदार अपना ज़्यादा फ़ायदा ले रहे थे। तो उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए एक नई व्यवस्था लेकर आए वो। और इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि अब अंग्रेज अधिकारी खुद जाते थे गाँव में, वहाँ की ज़मीनों का इंस्पेक्शन करते थे। जिस किसान के पास जितना खेत है सबको सबको नापते थे, सबकी मपाई करते थे, और उसके बाद जो है वो फिक्स करते थे कि इस खेत से या इस गांव से हमको इतना लैंड रेवेन्यू चाहिए हर साल। और वो रेवेन्यू क्या होता था, हर साल चेंज होता था। हर साल अंग्रेज अधिकारी आते थे और फिर से नया लगान जो है, नया रेवेन्यू जो फिक्स करके जाते। तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी, महाल्स को दी, यानी कि गाँव को दी। गाँव को उस टाइम महाल कहा जाता था। और उस जो गाँव का जो मुखिया होता था, उसको उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप इस गांव से, हमने इतना रेवेन्यू फिक्स कर दिया है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस गांव से हमको, इस विलेज से हमको इतना रेवेन्यू जो है हर साल कलेक्ट करके दें। और ये रेवेन्यू क्या होता था, फिक्स नहीं होता था, हर साल वो उनके अधिकारी आते थे और हर साल नया जो है वो अमाउंट बता के जाते थे कि इससे हमको इतना चाहिए। और द चार्ज जो भी कलेक्ट उसके कलेक्शन का चार्ज थे, जो भी पैसे लगते थे सबसे, एक एक करके सबसे पैसे लेने में, वो सब की जिम्मेदारी किसकी थी, विलेज के हेडमैन की थी। जो विलेज है, यानी कि जिसको महाल कहा जाता था, उसके हेडमैन को जिम्मेदारी दे दी गई। और वही क्या करता था, हर साल सारे अपने गांव में रहने वाले सभी लोगों से पैसे कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था और ले जाकर अंग्रेजों को देता था। तो इस सिस्टम, चूंकि गाँव से कलेक्ट के, इन्होंने अभी तक क्या था कि जमींदार के अंदर जितनी ज़मीन आती थी, 10 गाँव 20 गाँव 50 गाँव, जमींदार सबका कलेक्ट करे। लेकिन अब नहीं, अब कौन कलेक्ट करेगा, सारी चीज़ें हम करेंगे, रेवेन्यू भी फिक्स नहीं होगी, हर साल चेंज होगी। और कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, गांव के मुखिया की होगी। छोटे छोटे जो भी छोटे छोटे गांव हैं वहां से रेवेन्यू कलेक्ट होगी। और इस कारण से उस व्यवस्था को क्या कहा गया, महालवारी कहा गया, क्योंकि गाँव को वहाँ उस एरियाज में जहाँ पर ये सिस्टम लागू किया गया, वहाँ पर गाँव को महाल कहा जाता था। तो उस कारण से ये जो नया सिस्टम उन्होंने लागू किया उसको महालवाड़ी कहा जाने लगा। इसके अलावा एक नया सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, जिसको मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। मुनरो सिस्टम मेनली डेवलप हुआ साउथ इंडिया में। अंग्रेजों को लगता था कि साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है, नॉर्थ इंडिया में जमींदार जो हैं, जमींदारों और महाल जो हैं, ये ज़्यादातर मजबूत कहाँ पे थे, नॉर्थ इंडिया के जो गांव थे यहाँ पर। साउथ इंडिया में ऐसा जमींदार टाइप का कोई वर्ग नहीं था, कोई जमींदार जैसा कोई चीज़ नहीं था। हर कोई लगभग लगभग इंडिपेंडेंट तरीके से रहता था। उनका राजा रजवाड़े होते थे, लेकिन जमींदार नाम का या तालुकेदार नाम का कोई एक वर्ग होता नहीं था। ये नॉर्थ इंडिया में होता था।
तो उन्होंने क्या कहा, जो नया सिस्टम उसको डेवलप किया कैप्टन रीड एंड मुनरो ने, इसी के नाम पर इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या कहा, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यू हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, जो जिनका खेत है, जो खुद किसानी करते हैं, अब हमको डायरेक्ट उनसे बात करनी होगी, जमींदारों को बीच में नहीं लाना, क्योंकि जमींदारों को बीच में लाने से प्रॉब्लम क्या होती थी, पहली तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जो भी एक्सेस जो लगान होता था वो जमींदार खुद खा जाते थे, सरकार को मिलता नहीं था। तो इस कारण से उन्होंने क्या कहा कि जमींदारों से बात नहीं करनी, अब किससे बात करनी है, खुद कल्टीवेटर से, खुद किसानों से बात करनी है, जिनको साउथ इंडिया में रैयत कहा जाता था, किसानों को रैयत कहा जाता था। और इस कारण से मुनरो सिस्टम का नाम जो है, एक और दूसरा नाम जिसको रैयतवाड़ी कहते हैं। तो इसमें होता क्या था, सेम सिस्टम महालवाड़ी का था। अंग्रेज आते थे, हर साल जमीन को नापते थे और सारे किसानों से आपको इतना लगान देना है, आपको इतना लगान देना है, सबको तय करके चले जाते थे। और जो किसान है वो हर साल अंग्रेज अधिकारियों को लगान देता था। यहाँ पर बीच का सिस्टम, जैसे महाल में गांव का मुखिया, बीच में होता था किसान जो कि लगान देता था, और अंग्रेज जिनको कि लगान ले चाहिए था, उनके बीच में एक परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार होता था। महालवाड़ी में वो जो विलेज का मुखिया है वो होता था, लेकिन रैयतवाड़ी में या मुंडू सिस्टम में बीच में कोई नहीं, डायरेक्ट अंग्रेज आएगा और आपसे लगान लेकर जाएगा। लेकिन ये अलग अलग सिस्टम उन्होंने लगाए, लेकिन इसमें भी ऐसा कहा गया कि ऑल वॉज नॉट वेल, ऑल वॉज सारी चीज़ें ठीक नहीं। Within a few years after the new system was imposed, it was clear that all was not well with them. इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम तो दूसरे, जो पहले तो परमानेंट सेटलमेंट आया, और उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स थे उनको दूर करने के लिए दो अलग सिस्टम अंग्रेजों ने लाए। लेकिन कुछ सालों बाद पता चल गया कि जो अगले सिस्टम भी थे, मुनरो सिस्टम और मालवाड़ी सिस्टम, उसमें वो भी, उनमें भी शायद सब कुछ ठीक नहीं था, उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम थे। जैसे पहली प्रॉब्लम क्या थे, ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रिवेन्यू ऑफिसर फिक्स टू हाई रिवेन्यू डिमांड। पहली बात तो ये थी कि चूंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए था, ये सारी सिस्टम का मेन मोटिव क्या था, जमीन से जितना अधिक से अधिक हो सके लगान प्राप्त करना। तो उस लालच में उन्होंने क्या किया, जो रिवेन्यू की डिमांड फिक्स की, चाहे वो महाल से हो, विलेजर से हो, चाहे रैयत डायरेक्ट किसानों से हो, वो जो डिमांड है वो काफ़ी हाई रखी गई। पीजेंट वॉज अनेबल टू पे, जो किसान थे वो उतना डिमांड जो है, लगान जो है पे करने के उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी, वो उतना पे नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या किया, रैयत जो है, रैयत फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मेनी रीजन। बहुत सारे जगहों पर जब अंग्रेज जो है वो लगान मांगने आते थे और किसान जो है लगान नहीं दे पाता था, तो उससे उनको अंग्रेज जो है, अंग्रेज अधिकारी जो उनका काफ़ी शोषण करते थे, उनकी काफ़ी ज़्यादती होती थी, जिस वजह से किसान जो है गांव छोड़ कर ही भाग जाते थे। जब अंग्रेज आते थे, अंग्रेज अधिकारी आते थे, तो किसान गांव छोड़ कर भाग जाते थे, सारा का सारा किसान जो है वो गांव जो है वो खाली पड़ा होता था। इससे किसानों को नुकसान होता था, क्योंकि उनको हाई डिमांड के कारण, हाई लगान डिमांड के कारण उनको अपनी ज़मीन छोड़ के भागनी पड़ती थी। और साथ साथ अंग्रेजों को नुकसान होता था, क्योंकि उनको उनको जहाँ पहले अगर कम लगान फिक्स करते तो थोड़ा बहुत मिलता, वहाँ वो भी नहीं मिल रहा था। और ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स हैड इमेजिन दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर, बट दिस डिड नॉट हैपन। जो ऑप्टिमिस्टिक, जो पॉजिटिव सोच वाले थे, जो काफ़ी आशावादी ऑफिसर्स थे अंग्रेजों के, उन्होंने सोचा था कि जो नए सिस्टम हम लागू करेंगे, इससे हमको तो फ़ायदा होगा ही, साथ साथ किसानों को भी फ़ायदा होगा। किसान जो हैं, अब उनको किसी मिडिल मैन को, किसी महाल को या किसी जमींदार के शोषण से भी बचेंगे वो, और उनका जो प्रोडक्शन होगा वो डायरेक्ट वो अपना बेचेंगे, पैसे कमाएंगे और उस पैसे से हमको लगान देंगे। लेकिन चीज़ें ऐसी हुई नहीं। एक तो लगान की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि रैयत को क्या होता था, चूँकि बीच में कोई जमींदार नहीं है, लेकिन फिर भी डिमांड इतनी ज़्यादा थी लगान की, कि जो रैयत है, जो किसान है, वो क्या करता था, लगान पे करने के लिए गांव के जो साहूकार हैं और गांव के जो अमीर हैं उनसे पैसे उधार लेना पड़ता था उसको। और वो जो एक बार जब प्रक्रिया वो स्टार्ट हो गई, यहाँ ना उतना प्रोडक्शन होता नहीं था और उसके लगान उनको हर साल देना ही था। तो वो जो रैयत, जो साहूकार था, जो पैसे इनको देता था, इंटरेस्ट पे देता था, अगर जब ये उसके पैसे भी नहीं लौटा पाते थे, तो वो इनकी ज़मीनों को हड़प लेता था। तो ये सारे कई सारे प्रॉब्लम्स आ गए इन सिस्टम्स में। तो ये तीन तरीके के हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़े। पहला था परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड था मुनरो सिस्टम या जिसको रैयतवाड़ी कहते हैं, और थर्ड है महालवाड़ी। तीनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे और तीनों को अपने अपना लागू करने के तरीके थे अंग्रेज़ों के, और उनसे ज़्यादा कुछ फ़ायदा ना किसानों को हुआ ना अंग्रेज़ों को हुआ। किसान जो है उनकी स्थिति जो है और ख़राब हो गई। अब पहले क्या होता था, पहले
कम से कम उनकी अपनी ज़मीन होती थी। अब क्या हो गया कि उनके उनकी खुद की ज़मीन पर उनका मालिकाना हक नहीं रह गया, और चूंकि लगान इतना ज़्यादा था कि ज़मीन जो है वहाँ से ज़मीन जो है एक खरीद बेच करने का जरिया बन गया। पहले क्या होता था, ज़मीन को कभी खरीदा बेचा नहीं जाता था, लेकिन जब लगान ज़्यादा होती थी और लगान के पैसे पे नहीं कर पाते थे, तो तो किसानों ने क्या किया, अपनी ज़मीनों को बेचना स्टार्ट कर दिया, खरीदना बेचना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ से जो है इंडियन इकनॉमी में, इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए। पहले क्या होता था, उससे अंग्रेज़ों के आने से पहले लगभग लगभग सबके पास अपनी ज़मीन होती थी खेती करने की, जिससे वो अपना परिवार चला सके। लेकिन जब अंग्रेज आए और उनका ये सिस्टम आया, तो बहुत सारे ऐसे किसान हुए जिनके पास वो अपनी ज़मीन नहीं रह गई, और केवल दूसरे की ज़मीन पर वो खेती करने लगे। मतलब खुद की ज़मीन ही नहीं रह गई, कोई परमानेंट अपना कोई घर नहीं रह गया, कोई परमानेंट अपनी ज़मीन नहीं रह गई, जिसकी वजह से उनके परिवार को और खाने पीने की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई, और उसके बाद ढेर सारे अकाल पड़ने लगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ, क्रॉप्स फॉर यूरोप। इसमें मतलब क्या है, द ब्रिटिशर्स आल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू। पहला तो ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था कि जो गांव हैं उनमें अच्छा प्रोडक्शन होगा, और वो उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, हमारे पास पैसे ज़्यादा आएंगे, और उससे हम वस्तुओं को खरीद के अपना व्यापार बढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू होगी, और उससे हम पैसे कलेक्ट करके अपना व्यापार बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक और तरीका सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि गाँव का हम एक और उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी तक क्या किसान करता है कि वो अपने मन की फसल उगाता है, फिर उससे वो बेचता है, और उससे जो अंग्रेजों का लगान होता है वो दे देता है। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम ऐसी जो हमारे नीड की वस्तुएं, जिनकी डिमांड यूरोप में और दूसरे बाज़ारों में ज़्यादा है, क्यों ना हम यहाँ के किसानों से वो प्रोड्यूस करवाएं। उससे क्या होगा, लगान तो हमको मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमको, चूंकि उनकी डिमांड, ऐसे वस्तुओं की डिमांड इंडिया में तो है नहीं, और उन वस्तुओं की डिमांड यूरोप में ज़्यादा है, तो जब हम यहाँ पर किसान उसको उगाने लगेंगे, तो हम उनसे वो खरीद लेंगे सस्ते दामों पर, और ले जाके वहाँ पे बेचेंगे, तो हमको हमारा जो प्रॉफिट है वो दुगना हो जाएगा। अभी क्या है, हमको केवल गांव से रिवेन्यू मिल रहा है, लगान मिल रहा है। लेकिन अब क्या होगा, लगान के साथ साथ अगर हमने उनको कहा कि आप ये वस्तुएं उगाइए जो हमारी ज़रूरत की हैं, तो हमको वस्तुएं भी मिलेंगी, हमको लगान भी मिलेगा, और ढेर सारा फ़ायदा होगा। बाय द लेट 18th century द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। कंपनी ने क्या किया, 18वीं शताब्दी के आसपास कंपनी ने इंडिया में अफीम की खेती स्टार्ट की, और साथ साथ नील की खेती स्टार्ट की। नील नील एक पौधा होता है जिससे कलर निकलता है, जो कि कपड़ों को रंगने के काम आता था। इन सारी चीज़ों की डिमांड ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा थी। अफीम का व्यापार चाइना से काफ़ी होता था, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा था। और इंडिगो, ये सारी, इससे पहले इंडिया में अफीम और इंडिगो की खेती नहीं होती थी, ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया में स्टार्ट की। इसके अलावा उन्होंने कई सारे और क्षेत्र में अलग अलग तरीके की फसलें उगाना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने बंगाल में जूट उगाना स्टार्ट किया। असम असम और बंगाल के क्षेत्रों में उन्होंने चाय की खेती स्टार्ट की। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में किसी को चाय के बारे में कुछ नहीं पता था, हम चाय नहीं पीते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो चाय की डिमांड यूरोप में काफ़ी ज़्यादा थी, जो चाइना से ज़्यादा थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम चाइना के से ख़रीदें, उससे बदले में हम यहीं पे खुद उगाएं इंडिया में, तो उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंस, आज के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उन्होंने गन्ने की खेती स्टार्ट की। वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास, इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग फसलों को उन्होंने उगाने का प्रमोट किया। इसी को बोलते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। जो यूरोप में जिन वस्तुओं की डिमांड है, भले इंडिया में वो लोग जानते हो या उनकी डिमांड हो ना हो, लेकिन जिन वस्तुओं की यूरोप में डिमांड है उसको हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। और ये उन्होंने कैसे किया था, ब्रिटिशर्स यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए जिससे कि वो जो जिन क्रॉप्स का वो यूज़ करते थे, वो इंडिया में प्रोड्यूस हो सके। अब यहाँ पे बात की गई है, सबसे एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि कैसे उन्होंने उन जो भी क्रॉप्स यूरोप के लिए नीडेड थी, वो इंडिया में कैसे प्रोड्यूस करनी स्टार्ट की। तो उसके लिए एक एग्जांपल के रूप में हम नील की खेती के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं, एक है फिगर नंबर 5 और एक है फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 5 में क्या है, एक कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया। कलमकारी एक कपड़े बनाने के तरीका है जो आंध्र प्रदेश के लोग बनाते हैं। और दूसरा है मॉरिस कॉटन प्रिंट, लेट 19th सेंचुरी। दूसरा है एक अलग डिज़ाइन है कपड़े का, जिसको बनाया विलियम मॉरिस, एक फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट। इन्होंने कपड़े का एक डिज़ाइन बनाया। तो दो अलग अलग कपड़े हैं, एक है कलमकारी और एक है विलियम मॉरिस, जो कि ये कलमकारी इंडियन दिखाता है, और विलियम मॉरिस का जो है वो ब्रिटिशर से यूरोपियन टेक्निक दिखाता है। देर आर वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स, बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर। दोनों में क्या है,
दोनों में कलर कैसा यूज़ किया गया, नीला कलर यूज़ किया गया है दोनों में। और कॉमन इन नीले कलर को क्या कहते थे, इंडिगो कहते थे, नील। इसके लिए जो कलर निकाला जाता था उसके लिए एक पौधा होता था जिसको नील का पौधा कहते हैं, उसकी खेती होती थी और फिर उस पौधे से नीला रंग निकलता था जो कि कपड़ों पर चढ़ाया जाता था। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता था, द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट वॉर प्रोड्यूस फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो। नील का जो पौधा है उससे कलर निकाला जाता था। इट वॉज लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन और मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया। ये जो मॉरिस प्रिंट, जो कपड़े का मॉरिस प्रिंट बनाया गया है, ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये जहाँ से ये जो नीला कलर निकाला गया था ये इंडिया में प्रोड्यूस हुए नील के पौधे से निकाला गया था। और उस टाइम क्या हुआ, इंडिया जो है पूरे दुनिया में इंडिगो नील के सप्लाई का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। इंडिया में अंग्रेजों ने नील का जो खेती स्टार्ट की और धीरे धीरे करते इंडिया जो इंडियन नील जो प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में हो गया, खासकर यूरोप में उस टाइम फैक्ट्रीज आ गई जहाँ पर कपड़े बनने लगे फैक्ट्रीज में। और चूंकि अब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन एक साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था तो उनको एक साथ काफ़ी ज़्यादा कपड़ों को रंगने के लिए नील की ज़रूरत पड़ने लगी। अब इंडिगो जो इंडिया में उन्होंने इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन क्यों स्टार्ट किया, और साथ साथ इंडिया में इंडियन इंडिगो की डिमांड दोबारा बढ़ी क्यों। तो ऐसा हुआ क्योंकि पहले क्या होता था, ब्रिटेन में यूरोप में एक अलग पौधा होता था जिसको वोड कहते हैं। वोड के पौधा से नीला रंग निकाला जाता था। लेकिन वोड दो पौधे हैं, एक है इंडिगो नील का पौधा और एक है वोड का पौधा, दोनों से नीले रंग निकलते हैं। जो इंडिगो है ये ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है गर्म क्षेत्रों में, टेम्परेट जोन में, यानी कि इंडिया या उसके आसपास के क्षेत्र, जो कि जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर इंडिगो का पौधा जो है उगाना काफ़ी आसान होता है। और वोड का पौधा जो है वो टेम्परेट पौधा है, वो उगाया जाता है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ठंडी पड़ती है। वोड को हम इंडिया में नहीं उगा सकते क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट उसके आधार पर नहीं है, और इंडिगो को हम यूरोप में नहीं उगा सकते क्योंकि उसके आधार पर क्लाइमेट वहाँ नहीं है। बस दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों से नीले कलर निकलते थे लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो वोड से कलर निकलता था वो उतना डार्क नहीं होता था, उतना अच्छा नहीं होता था, वो फेड फेड सा लगता था। और इंडिगो से जो कलर आता था वो काफ़ी चमकदार होता था, काफ़ी अच्छा देखने में सुंदर लगता था। तो पहले यूरोप में लोग वोड उगाते थे, और उसके बाद जब यूरोपियन नेशन ने दूसरे देशों पर कब्जा करना स्टार्ट किया तब उन्होंने क्या किया, ऐसे क्षेत्र में जब उन्होंने इंडिया, ब्राज़ील या ऐसे क्षेत्र में कब्जा किया जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, तब वो दूसरे देशों के प्रोड्यूसर ने इन सारे क्षेत्रों में नील नील उगाना स्टार्ट किया। जैसे अमेरिका में नील उगाना स्टार्ट किया, और साथ साथ इंग्लिश ने जमैका क्षेत्र है, पुर्तगीज़ ने ब्राज़ील में, फ्रेंच बिगन कल्टीवेशन इंडिगो इन सेंट डोमिंगो इन द कैरिबियन आइलैंड में फ्रेंच जो व्यक्ति थे या फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस की कंपनी ने नील उगाना स्टार्ट किया। पुर्तगाल का अधिकार ब्राज़ील पे था तो ब्राज़ील में नील की खेती स्टार्ट हुई। इंग्लिश जो है या ब्रिटेन का अधिकार जमैका में था तो वहाँ पर स्पेन ने वेनेजुएला में। इंडिगो प्लांटेशन आल्सो कम इन मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कई सारे क्षेत्रों में भी इंडिगो का प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इंडिया में भी इंडिगो अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया उगाना। उन्होंने इंडिया में भी पॉसिबिलिटी देखी, इंडिया में मैन पावर ज़्यादा था, इंडिया में लोग ज़्यादा थे, ज़मीन भी ज़्यादा थी, साथ साथ ज़मीन फर्टाइल थी। इसके प्रोडक्शन के लिए, इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए ज़मीन जो है वो काफ़ी उर्वर होनी चाहिए, और अगर उर्वर नहीं होगी तो अगर ज़मीन में उर्वरता नहीं है तो वो इंडिगो जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और साथ साथ इंडिगो की खामी क्या होती है कि वो अगर आप अपने खेत में जो है इंडिगो उगाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे बहुत जल्दी खेत की उर्वरता खत्म कर देता है वो। तो इन सारे रीजंस के कारण उन्होंने, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उर्वर ज़मीन थी, इंडिया साथ साथ इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा थे जो इस काम को कर सकें, गरीबी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर लोगों को बहला फुसला कर उन्होंने इंडिगो खेती स्टार्ट की। और साथ साथ उसके अलावा क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते अमेरिका, चूँकि पुर्तगालियों का जो है जो आधिपत्य है ब्राज़ील पे वो धीरे धीरे कम हो गया। स्पेन का आधिपत्य जो वेनेजुएला या साउथ अमेरिका में था वहाँ से धीरे धीरे वो वापस आ गए। तो अब इंडिया ही ऐसा बड़ा क्षेत्र बचा जहाँ पे ब्रिटेन ये काम कर सकता था। जमैका या कैरिबियन आइलैंड काफ़ी छोटे एरिया थे तो वहाँ से उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था जितनी कि उन्हें ज़रूरत थी। तो इस कारण से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के आसपास क्षेत्रों से इंडिगो के जो प्रोडक्शन वो कम हो गया, और अब सारा प्रोडक्शन कहाँ होने लगा, इंडिया में होने लगा। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, जो भी
प्रॉब्लम्स आई और साथ साथ डिमांड जो है बढ़ रही थी, तो उसके कारण से फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। अब इंडिगो कल्टिवेशन के अंडर में एरिया बढ़ाने की उन्होंने सोची। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल रैपिडली एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो कम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल में धीरे धीरे इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और जहाँ 1788 में ओनली 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। केवल जितना इंडिगो ब्रिटेन में आता था, जितनी नील का एक्सपोर्ट ब्रिटेन करता था, केवल 30% जो है उसका पार्ट इंडिया से आता था। लेकिन 1810 तक आते आते लगभग लगभग 95% सारा जो ब्रिटेन में इंडिगो जाने लगा, नील जाने लगा, वो सब कुछ इंडिया में प्रोड्यूस होने लगा। तो इससे पता चलता है कि कैसे इंडिया का जो नील प्रोडक्शन है वो बढ़ा। और जब नील प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके प्रोडक्शन में प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहला फुसला कर उनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे, या उनसे कहते थे कि आप हमारे लिए ये फसल उगाइए, और जब किसान वो उगाता था तो उससे कम दामों में ख़रीद लेते थे, और उनको जब वहाँ ले जाकर बेचते थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और इस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे लोग जो हैं ब्रिटेन से, स्कॉटलैंड से, बहुत सारे अमीर इंग्लिशमैन इंडिया में आए, और उन्होंने यहाँ पर हाई प्रॉफिट कमाने के लिए प्लांटर्स बन गए, या यहाँ पर खेती करवाने लगे। वो दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन। साथ साथ जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन इंडिया में आ गए, तो कंपनी उनको लोन दे देती थी कि आप जाइए ज़मीन खरीदिए, या किसानों को ये पैसे दीजिए, उनको जो नील का फसल है उसकी खेती करने की बीज दीजिए, सारी चीज़ें दीजिए, और उसके बाद आप आके प्रॉफिट कमाइए और फिर हमारा लोन वापस कीजिए। तो ये सिस्टम हुआ कि क्यों इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक कैसा है कि इंडिगो कल्टीवेट कैसे किया जाता था।